अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्या बात हो रही थी? नफल करना, हाँ। अच्छा, जो मुझे होता है ना, मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो मुंह पे बात कह देता हूँ, और मेरा हक है, साडा हक ऐथे रख है। और ये कोई कि अगर लोग बात करने से डरते हैं या बात बात पे जो वो काटने को पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये ना कोई क्वालिटी नहीं है। बुखारी 2457 सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वो इंसान, वो आदमी है जो सख्त झगड़ने वाला है। तो इसलिए अगर हम हर किसी से लड़ पड़ते हैं ना बात बात पे, क्यों? क्योंकि जी मैं गुस्से का बड़ा तेज है। वैसे दिल का अच्छा है इंसान, दिल का अच्छा है, बस गुस्से का तेज है, तो इसलिए वो लड़ पड़ता है। बुरा नहीं मनाना है, दिल का अच्छा इंसान है, बस बात बात पे लड़ पड़ता है। तो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा नापसंदीदा वो आदमी है जो सख्त झगड़े वाला है। कल मैंने प्रैक्टिस कराई थी और बड़े सवालों छोटे सवालों सबकी बात कर ली थी, और एक सवाल मैंने दिया था होमवर्क, ऑटम 13 है, ऑटम 13, हाँ ऑटम 13। तो एक वैक्सीन ए और एक वैक्सीन बी, इनके पेटेंट रजिस्टर कराए, उसके बाद हम दवाइयां बनाएंगे और बेचेंगे। तो ये पेटेंट हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट है, आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी है, दवाइयां बनाएंगे बेचेंगे। और इनको हम इंटेंजिबल एसेट मान लेंगे किस अमाउंट पे? 160 और 120।
और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं बताई तो कॉस्ट मॉडल रखेंगे। हर साल बराबर बेनिफिट नजर आ रहे मिलते तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा। और यूजफुल लाइफ, वैक्सीन ए की 5 साल, तो इसको 5 साल पे अमोर्टाइज करेंगे। और वैक्सीन बी की लाइफ है इनडेफिनेट, इसलिए इसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे। बस पॉइंट 2। अच्छा, अब पॉइंट 2 और पॉइंट 3 छोटा सवाल। तो छोटे सवाल का तरीका यह है कि ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है बस टू दी पॉइंट जवाब दे दें। हाँ, ये जरूर पहचान लें कि वो पूछना चाह कर रहा है, कौन सा जो है ना वो IAS 38 का टॉपिक छेड़ रहा है। जैसे पॉइंट नंबर, बल्कि पॉइंट 3 बताता हूं पहले। पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या जो है वो उकसाने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 कि ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लें, तो तारीफें कर रहा है कि इससे ना उनका काम बड़ा बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएंगी। तो इसमें वो बात ही ये करवाना चाह रहा है कि ट्रेनिंग कॉस्ट को किसी तरह एसेट मान लें। तो इसका बस हम इतना जवाब दे देंगे कि इसके बेनिफिट्स पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसको इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे, ये एक्सपेंस है बस। और पॉइंट नंबर 2, ये भी छोटा सवाल है। इसमें वो किस बात पे उकसा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट को एक्सपेंस ना माने, एसेट मान लें, क्योंकि वो कह रहा है जी सेल्स बहुत बढ़ जाएंगी। तो फिर तो इसका भी जवाब, सवाल कहां तक करने को, इसका किसने देखा है सवाल? ठीक, तो इसको एसेट नहीं मानना, क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है, इसके बेनिफिट्स पे कंट्रोल नहीं है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी डेट्स क्यों बता दी, अमाउंट्स क्यों बता दी, ताकि फिर हम लोग 6 महीने को जब ईयर एंड बीच में आ रहा है तो हम कहेंगे इसमें इतना एक्सपेंस है और इतना प्रीपेड है। तो ये था सवाल करने वाला। तो छोटा सवाल टू दी पॉइंट जवाब दें, बड़ा सवाल वही बात जरा थोड़ी तमीज से कर दें। और एक और देख लें। अच्छा, सारे टॉपिक्स में ना मेरी इंशाल्लाह ये कोशिश होगी कि स्प्रिंग 23 तक कम से कम जो पिछले 3, 4, 5 साल हैं वो जरूर सारे डिस्कस हो जाए होमवर्क क्लास पर। तो IAS नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी मैं कर चुका, स्प्रिंग 13 तो मैंने बोर्ड पे किया था, लीजेस भी मैं सारा कर चुका। सिर्फ लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है, वो किसी ने करना हो तो कर लेना। और इसमें भी मैंने लेटेस्ट से ही शुरू किया है सारा। ऑटम 22 कर लिया डिस्कस, शायद ऑटम 22। स्प्रिंग 22 पे आ जाए। स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 2022। स्प्रिंग 2022 जो लोग पेपर में देख रहे होंगे उसमें ये क्वेश्चन 4 था, और जिनकी बुक में है तो अम्यूज्ड लिमिटेड के नाम का सवाल है। अम्यूज्ड लिमिटेड, स्प्रिंग 22। पॉइंट 1 रहने दें, पहले पॉइंट 2 और 3 देखते हैं। पॉइंट 2 पढ़ लें, अम्यूज्ड लिमिटेड स्प्रिंग 22, पॉइंट 2 पढ़ लें। जी, पॉइंट 2 पढ़ लिया। अच्छा, पॉइंट 2 जो है ना, ये FAR1 की याद दिलाने वाला पॉइंट है। ये एक्सचेंज ऑफ एसेट्स FAR1 में IAS 16 में पढ़ा होगा। कुछ लोग अभी भी रिवाइज कर रहे होंगे, और जिन्होंने पढ़ के पास कर लिया वो भूल भुला गए, तो मैं दोहरा देता हूँ। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में अच्छा, मैं तो उसको 4 केसेस करके पढ़ाता हूँ, आपने हो सकता है किसी और से पढ़ा हो तो उन्होंने कोई और तरीके से बताया। मैं बहरहाल वो चारों बातें दोहरा देता हूँ। एक होता है कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इसका मतलब होता है कि दोनों एसेट्स तकरीबन एक जैसे, कोई चेंज नहीं है। और एक होता है कि किसी की कोई फेयर वैल्यू ही नहीं पता। इन दोनों का जवाब यह है कि जो एसेट जा रहा है उसकी जो बुक वैल्यू है बस उतना ही का नया एसेट है, तो पुराना क्रेडिट नया डेबिट। ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है कोई चेंज नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों की फेयर वैल्यू ही नहीं पता,
तो इन दोनों सिनेरियोस का जवाब यह है कि पुराने की बुक वैल्यू नए की कॉस्ट है। फिर उसके बाद था कि अगर फेयर वैल्यू दोनों की पता है तो प्रेफर किसको करना है? नए एसेट की कॉस्ट बनाने के लिए किसकी फेयर वैल्यू को प्रेफर करना है? जो एसेट दे रहे हैं वो, या जो एसेट मिल रहा है वो? हाँ, इसमें नए की कॉस्ट प्रेफर होगी कि पुराने की फेयर वैल्यू क्या है, प्लस माइनस कैश। यानी पुराने की फेयर वैल्यू प्रेफर हो रही है और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इग्नोर। लेकिन अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट, इसको मैं मतलब जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, मैं इसको ना केसेस की शक्ल में पढ़ाता था, तो मैंने केस 3 ये बनाया था और केस 4 ये बनाया था कि इफ न्यू एसेट की फेयर वैल्यू इज मोर क्लियरली एविडेंट, तो फिर ऐसी सूरत में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इसकी फेयर वैल्यू ही होती है और फिर पुराने की जो वैल्यू लग रही होती है उसको कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। और ऐसी सूरत में फेयर वैल्यू ऑफ पुराना एसेट को लिफ्ट नहीं करवाते। ये एक्सचेंज ऑफ एसेट्स था। जिन्होंने पढ़ा हुआ है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स किसी और तरीके से, तो वो इन दोनों में फर्क पूछना है तो। और इन दोनों में कॉमन बात यह है कि कमर्शियल सब्सटेंस है, तभी दोनों में फर्क है। और प्रेफरेंस पुराने की फेयर वैल्यू होती है अनलेस फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट। और उसका सवाल में पहचान ये है कि आपको ना ये नाम लिखा मिल जाएगा, या फिर सवाल वाला खुद कह देता कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट। अब इस सवाल के अंदर हम बेच रहे हैं प्लांट, इक्विपमेंट, और खरीद रहे हैं पेटेंट, तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है। अब नए की भी फेयर वैल्यू दी हुई है, यानी पेटेंट की भी फेयर वैल्यू दी हुई है और पुराने इक्विपमेंट की भी फेयर वैल्यू दी हुई है, और साथ कैश भी पे हो रहा है। तो ये या ये क्योंकि सवाल में ना कहीं ट्रेड इन अलाउंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ और ये भी नहीं कहा हुआ कि फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट इज मोर क्लियरली एविडेंट, तो ये है। अब इस केस में पेटेंट की कॉस्ट क्या होगी? इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू जो कि 57 है, नहीं 35, प्लस कैश पेड 60, और 57 का कुछ नहीं करना, तो पेटेंट की कॉस्ट हो जाएगी 35 प्लस कैश पेड। तो इसका जवाब, अच्छा अब इसमें इसको मैं छोटा सवाल ही कहूंगा क्योंकि 9 नंबर के 3 पार्ट्स हैं, तो 3 नंबर का ही है, तो लंबे चौड़े बात की जरूरत नहीं, टू दी पॉइंट करें। अब पॉइंट नंबर 2 में वो क्या करना चाह रहे हैं टेस्ट? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मतलब एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन कर रहा है, इसमें और है ही कुछ नहीं, एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन बताई हुई है। ये जो चौथी लाइन से एंड स्टार्ट हो रहा है ना, चौथी लाइन, AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange। तो एग्जामिनर ना इस लाइन को लिख के ये जवाब चाह रहा है, शायद कोई आधा नंबर उसने इस बात का भी रखा होता। इस चौथी लाइन के एंड पे जो सेंटेंस है, AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। दोनों एसेट्स में फर्क है तो ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, और वो यही तो बता रहा है कि दोनों में फर्क है। कैसे पता दोनों में फर्क है? एक तो फेयर वैल्यूज का इतना फर्क है, लेकिन वो ये कह रहा है कि इट्स कैश फ्लोज विल चेंज। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, तो इसलिए नए एसेट की कॉस्ट होगी पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड। अब ये सब कुछ इंग्लिश में बता रहे होंगे आप, ये मसला है। नाराज हो गए यार? नाराज? उर्दू में बता देना, कोई बात नहीं। अच्छा नींद आ रही है? और किसी को नींद आ रही है? साथ वाला चपेड़े मारे। नहीं पढ़ना, नहीं करना, छोड़ें, दफा करें यार, छोड़ें कैफ है, बोर हो रहे हैं। क्या आइटम डालें बताएं क्या? चले प्रैक्टिस तो पूरी करते ना। नहीं क्या बहुत आसान है ये आइस है?
नहीं समझ नहीं आ रहा। इंटरेस्ट तो आराम है यार, मैं क्या सवालों में क्या इंटरेस्ट पैदा करना, सवाल तो सवाल है जी। 20 किधर है? अरे वो तो नेट बुक वैल्यू है 30, तो कैरिंग वैल्यू है। किधर की बात क्या करें फिर? अब नए पेटेंट की कॉस्ट बन गई 60, लेकिन ये जो लास्ट सेंटेंस है ये ट्रांसफर करने पे खर्चा तो 62 हो गई, और इसकी यूजफुल लाइफ है इनडेफिनेट। तो उसकी लाइफ चूंकि इनडेफिनेट है तो हम ये जवाब देंगे कि इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी। और चूंकि सिर्फ आईएस 38 नहीं है, अब इसमें इक्विपमेंट का भी जिक्र है, तो हम ये बताएंगे कि इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इक्विपमेंट की सेल वैल्यू क्या लग रही है? 35, जबकि बुक वैल्यू 30 है, तो 5 मिलियन का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होगा। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर, हाँ भाई उड़ गई नींद, चलो फिर पॉइंट नंबर 3 बताओ। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट ने तर्स खा के हमें लाइसेंस दे दिया, तो लाइसेंस को अब हम रिकॉर्ड करेंगे। अब ये कौन सा पॉइंट टेस्ट कर रहा है? वो जो इनिशियल मेजरमेंट थी। तो अब इसका जवाब हम ये देंगे कि लाइसेंस को हम इंटेंजिबल एसेट बनाएंगे, और चूंकि बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है तो इस पे आईएस 20 लगेगा, यानी ये रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू या फिर नॉमिनल अमाउंट, और इसको अमोर्टाइज कितने अरसे में करें? नहीं वो तो एक शर्त है बस। हाँ जी, मॉर्गेज, वो मॉर्गेज नहीं होना। अच्छा क्यों नहीं होना? कितने अरसे तक इंपोर्ट करने का नहीं बताया ना, तो आप बस जवाब में इतना कह देंगे कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है बस उसमें अमोर्टाइज हो जाएगा, बस। कहा नहीं तो ये थोड़ी कहेंगे इंडेफिनेट है, बस इतना कह देंगे कि इसको अमोर्टाइज कर देंगे इसकी यूजफुल लाइफ पे। बाकी कंपनी की मर्जी है कि उसके लिए वो फेयर वैल्यू यूज करना चाहे या नॉमिनल अमाउंट यूज करना चाहे। चलो जी बस बहुत हो गया, बोर हो गए। R&D पे आते हैं। अब R&D से बोर करते हैं। ये मैं आपको कल शाखे बना के दे रहा था कि अगर बड़ा सवाल है तो कैसे करें। अगर R&D का सवाल है तो इसके लिए सिर्फ इतना सा ही फर्क पड़ेगा कि अब ना आपको इसकी डिस्कशन के अंदर इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन की बजाय अपनी बहस का रुख कर लेंगे आप वो 6 कंडीशंस पे। यानी अगर सवाल R&D का है तो फिर आप अब ये नहीं कह रहे होंगे कि ये इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि आइडेंटिफाइबल है। अब आपकी डिस्कशन ये हो जाएगी कि रिसर्च कॉस्ट है वो एक्सपेंस बनेगी, जो डेवलपमेंट है अगर 6 कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो कैपिटलाइज करेंगे, और ज्यादा नंबर है तो 6 कंडीशन लिख के भी दिखा दें। तो सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा बात यह है कि जो अदर्स थे मैंने कहा था डेफिनेशन पे बात करें, अब मैं कह रहा हूं कि डेफिनेशन पे बजाय 6 कंडीशन पे बात करें, बाकी बातें वही हैं। मेजरमेंट की कहानी बता दें, कॉस्ट मॉडल चलाएं, रिवैल्यूएशन चलाएं, यूजफुल लाइफ क्या रखें, और सितारे भरी एक बात लिखी थी मैंने कि डाटा है तो कैलकुलेशंस करके, बाकी बातें वही हैं। तो अगर R&D का बड़ा सवाल है, अगर छोटा सवाल है बस टू द पॉइंट जवाब दें, बड़ा सवाल है तो कंडीशंस का जिक्र कर दें और बाकी बातें वही। चले R&D की करते हैं प्रैक्टिस। इसी सवाल का पॉइंट 1 देखें। इसी सवाल का पॉइंट 1,
अच्छा पॉइंट है, जरा होश से जाके पढ़ना, अच्छा टेक्निकल पॉइंट है। इसी सवाल का पॉइंट 1 पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लिया तो अच्छा। इसमें ना अब थोड़ा सा जज्बाती खेल ये खेला हुआ था स्टूडेंट के साथ कि इसकी लाइफ 2 साल बता दी। तो स्टूडेंट पढ़ेगा प्लांट और कहेगा जी 2 साल इसकी लाइफ है, ये पीपीई है, और इसको वो डेप्रिशिएट करवा देगा। तो फिर क्या करें? अब ये पायलट प्लांट है, इसका डिजाइन करना, इसका कंस्ट्रक्ट करना, इसका ऑपरेट करना, ये सब डेवलपमेंट कॉस्ट का हिस्सा होता है। और चूंकि कंडीशंस उसने खुद ही बता दिया पूरी हो गई, तो फिर बहस की जरूरत ही नहीं, फिर तो उसने बात ही खत्म कर दी, कंडीशंस हो गई। तो इसके जवाब में हम बस इतना कह रहे होंगे कि पायलट प्लांट का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, ये सब डेवलपमेंट फेज का हिस्सा है। और चूंकि कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, तो ये सारा का सारा 3 और 7 और 5 ये सब डेवलपमेंट कॉस्ट के तौर पे कैपिटलाइज होगा। बस फुल स्टॉप, हो गया। चलें अब आप खोल लें स्प्रिंग 21। जी जी, थर्ड लाइन एंड से, स्टार्ट से। इट इज पायलट प्लांट, इट इज पायलट प्लांट, ये पायलट प्लांट है। पायलट प्लांट क्या होता ही वो है जो सिर्फ ये टेम्परेरी प्रोडक्शन करके देखा है, इतना वो ड्यूरेबल ही नहीं होता कि उसको 50 साल हम यही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा करके बनाएं। पायलट प्लांट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये हल्की क्वालिटी का थोड़ी कैपेसिटी वाला प्लांट होता है जिसको सिर्फ सैंपल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये सारा काम खत्म हो गया, अब इससे हम कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इतनी इसकी हैसियत नहीं होती। तो ये लिखा हुआ है कि ये ऐसा है ही नहीं कि इससे हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन करें। तो यही पायलट प्लांट यही होता है। पायलट प्लांट होता है जिसकी थोड़ी सी कैपेसिटी होती है, थोड़ी सी क्वालिटी होती है, 2 4 5 1500 यूनिट्स बना के फारिग हो जाता है। तो इसको रखा ही सिर्फ डेवलपमेंट में, टेस्टिंग के लिए होता है। उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि लाखों यूनिट्स बनाए। तो ये ना भी लिखा होता तो पायलट प्लांट होता ही है। स्प्रिंग 21, स्प्रिंग 21, डव लिमिटेड, डव लिमिटेड, स्प्रिंग 2021, डव लिमिटेड। पढ़ ले, मैं करता हूं। जाके जाके भी प्रैक्टिस करे, फारिग करे इस चैप्टर को, तो जाके ना। अच्छा, मैंने तो उसके बाद भी थ्योरेटिकल टॉपिक ही कराना है, हैं? नहीं नहीं, वो कराऊंगा तो उसके बाद एफर्टेक्स हैं 10:37। सर जैसे आप कहें मैं करा देता हूं। सवाल पढ़े ना भाई। स्प्रिंग 21, डव लिमिटेड।
हाँ ये 38 वैसे आसान है आसान है पेपर्स में से कितने नंबर का आएगा तो मुझे क्या पता यार। नहीं, इस पे बड़ा सवाल भी आ सकता है। तो ऑटम 20 के बाद बड़ा सवाल नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। तो बड़ा सवाल 15, 16, 18 नंबर भी आ सकते हैं, और छोटे सवाल 7, 8 नंबर भी आ सकते हैं जी। नहीं, जो बड़े सवाल थे ना इसके जो आए वो स्केड्यूल के हैं, जो भी एंड पे कराऊंगा डिस्क्लोजर, वो कैलकुलेशन है लिखने वाले। क्योंकि इतनी तो आपकी अंग्रेजी नहीं है कि आप 15 नंबर तक लिख सकें। हाँ, वो तो इतनी अंग्रेजी खत्म हो जाएगी, तो 7.5 नंबर पे अंग्रेजी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अंग्रेजी की टेंशन ना लें, वो जो चेक कर रहा है उसको कौन सी आती है, तो इसलिए आप ना सिर्फ अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बात पहुंचा दें तो बस बहुत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसने कहा अंग्रेजी आती है? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अंग्रेजी तो नहीं आती, वो तो वही जिसकी पहले से अंग्रेजी अच्छी है वही है। वरना तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसा तो नहीं है कि सीए करने से पहले जो है वो बिल्कुल अलिफ बे भी नहीं जानता था, और सीए करने के बाद फर अंग्रेजी बोल रहा है। नहीं, कितना अर्सा लगेगा? रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें ना एक से ज्यादा गैर अखलाकी हरकतें, लेकिन मैं एक बता रहा हूं। न्यू प्रोडक्ट की कॉस्ट पूछी है। अरे न्यू प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी पूछनी थी, हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसका फार्मूला बना रहे हैं, तो फार्मूले की कॉस्ट पूछनी चाहिए थी। तो ये कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट थोड़ी कोई बात हुई। तो ये खैर ये तो किसी ने शायद गौर भी नहीं करना। वो सवाल देखेगा S38 का है तो बस ठीक है, इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट पूछिए। तो एक्चुअली वो कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट पूछ रहा है, वो सही नहीं है बात। वो न्यू प्रोडक्ट का जो डिजाइन है उसकी कॉस्ट पूछनी चाहिए। अच्छा, एक तो उसने कहा है कि नए की कॉस्ट कैलकुलेट कर दें, और दूसरा कहा है कि जिसको शामिल नहीं किया तो उसको बताएं कि उसको क्यों निकाला। तो एक तो अच्छा, इसका ना ये सवाल आसान इसलिए क्योंकि सवाल वाले ने एक बड़ा क्लियर रास्ता दे दिया कि करना क्या है। एक उसने कहा कि कैलकुलेशन कर दें, और एक कहा कि जो जो आपने खर्चे नहीं इसकी कॉस्ट में डालने उनकी वजह बता दें बस। सबसे पहला, इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। ये रिसर्च होती है जिसमें हम लोग पॉसिबल अल्टरनेटिव्स पे गौर कर रहे होते हैं, उनमें से एक चुनते हैं, फिर उस पर आगे सफर शुरू होता है डेवलपमेंट का। तो ये तो है ही रिसर्च। तो इसका हम ये हो गई कॉस्ट कैलकुलेट करना, और जिनको हमने निकाल देना है उनके रीजंस में ये पहले खर्चे के बारे में हम बता देंगे कि ये रिसर्च फेज होती है पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना, इसलिए ये एक्सपेंस बनेगा 2 मिलियन। उसके बाद प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये डेवलपमेंट कॉस्ट है, लेकिन 1 अप्रैल से कंडीशंस मीट हो रही हैं, तो है वो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, लेकिन चूंकि फरवरी मार्च में फॉल कर रहा है, इसका मतलब वो कंडीशंस पूरी होने से पहले है, तो उसको भी कैपिटलाइज नहीं करना। तो उसकी भी हम लोग रीजन यही बता देंगे कि है ये डेवलपमेंट कॉस्ट, लेकिन चूंकि कंडीशंस पूरी होने से पहले है, इसलिए ये 17 मिलियन भी एक्सपेंस बनेगा। जाग रहे हैं? 17 मिलियन। ओके, पायलट प्लांट, इसकी रेफरेंस चार्ज कर लें। नहीं, पायलट प्लांट सारा का सारा डेवलपमेंट में जाएगा, और अप्रैल में है, बिल्कुल ठीक है। तो पायलट प्लांट सारा कैपिटलाइज हो जाएगा, और इसकी अंग्रेजी भी नहीं बतानी क्योंकि उसने अंग्रेजी उसकी मांगी है जो नहीं शामिल करना, तो ये बस आ गया इसमें। फिर हमने जो प्रोडक्ट बना के बेचना है उसकी हमने इजाजत भी ली गवर्नमेंट से, उसकी फीस दी रजिस्टर करवाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं आपको पसंद तो नहीं डालते इसमें, करना ऐड के नहीं करना। अब इसकी जो फीस है कितनी? 15। और हो सकता है ये कोई पेटेंट रजिस्टर कर रहे हो, फी टू रजिस्टर लीगल राइट्स, हो सकता है पेटेंट। तो आगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, ये क्या है? टेस्टिंग कॉस्ट है, तो इसको भी बिल्कुल करना है शामिल। अच्छा, इसके साथ स्टैरिक लगा के ना, पैक की बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुई थी कि 3216 लिखा हुआ, तो वो 3216 नहीं है, वो 32 ही है, और 16 जो है वो नीचे वाली लाइन का है, वो ऊपर लिखा गया। ये 32 है, 16 नीचे वाली लाइन में। तो 32 के साथ स्टैरिक लगा के नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है? सैंपल्स की नेट सेल वैल्यू, तो इसका क्या करें? है लोअर ऑफ कॉस्ट, ये क्या है?
ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी नहीं है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स यानी टेस्टिंग कॉस्ट, और ये सैंपल बन के जितने के बिकते हैं वो माइनस करते हैं ना। अच्छा, ये ना मैंने पहले भी बताया था कि IS 16 में एक चेंज है, 20 एक पैरा ऐड हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्लांट की टेस्टिंग के दौरान जो सैंपल बनाएंगे वो पहले टेस्टिंग से नेट किया करते थे, अब नहीं करने। उसकी साइंस ये हो सकती है कि अगर आप कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं और आपका वो टेस्ट नेगेटिव है तो टेस्ट कराने से ठीक हो गए आप, हैं? था ही नहीं, पहले ही सही थे। तो अगर प्लांट की टेस्टिंग की, सैंपल बनाए तो ठीक है प्लांट, तो इसलिए अब उसको लेस नहीं किया करना। लेकिन IS 38 में ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो IS 38 में वही पुरानी बात ही चल रही है। तो इसलिए टेस्टिंग कॉस्ट जो कि 32 है, उसमें से सैंपल्स की सेल वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये बन गया 12, है जी। जो बचपन में सीख के आए हैं, टेस्टिंग कॉस्ट में से सैंपल्स की सेल वैल्यू माइनस करते हैं ना। IS 16 ने अब मना कर दिया, 38 ने ऐसा कुछ मना नहीं किया अभी तक, यानी उसमें कोई ऐसा पैरा नहीं लिखा हुआ, तो ये वही पुराना वाला ही है फिर। वो तो पैराग्राफ भी सारे वैसे ही, अंग्रेजी भी वैसी लिखी हुई है, लेकिन वो वाली अंग्रेजी इसमें नहीं लिखी हुई। वो जो अंग्रेजी IS 16 में लिखी हुई है ना कि वो सैंपल्स वाली सेल वैल्यू को नहीं करना माइनस, वो अंग्रेजी इसमें नहीं लिखी हुई जी। है IS 16 इस पे अप्लाई करेंगे तो IS 16 का है ना, इसका थोड़ी है। हम IS 38 कर रहे हैं, इसके खत्म कर दिया आप तो। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है प्रोडक्ट का मशहूर नाम। तो हम इस प्रोडक्ट का फार्मूला भी बना रहे हैं, तो ये ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट क्या चीज होगी? कुछ भी नहीं, ये नहीं पूछ रहा एसेट है कि एक्सपेंस है, ये होगा क्या? ये हम इसको मशहूर करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो एडवर्टाइज कर रहे होंगे, तो ये तो एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये एक्सपेंस। ब्रांड कहते हैं मशहूर नाम को, तो हम इसको मशहूर, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, हम इसको मशहूर कर रहे हैं, इसके ऐड चला रहे हैं, तो इसलिए ये तो मार्केटिंग है, तो ये एक्सपेंस बन जाएगा। और इस टेबल में कोई और खर्चा, ओके। अच्छा, यहां पर ना अब एक लाइन थी जो अक्सर बच्चों को धोखा दे गई। इन्होंने टेबल देखा, बच्चों ने इसको किया और फुल स्टॉप लगा दिया। इसके नीचे एक लाइन भी लिखी हुई है, सैलरीज और अदर कॉस्ट हैं, 5 मिलियन एक है और 1.5 मिलियन एक है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। इनके बारे में लिखा हुआ है कि 5 और 1.5 ईच मंथ हैं, तो अब हमें महीने गिनने पड़ेंगे, कितने महीनों की सैलरीज और ओवरहेड्स यहां ऐड करूं। 1 अप्रैल से गिनना है, कब तक? अक्टूबर एंड तक। कहां लिखा है अक्टूबर एंड तक? क्योंकि अगर हमने 1 नवंबर से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दी तो फार्मूला पूरा हुआ है, तो शुरू किया ना, तो अप्रैल से अक्टूबर तक कितना बना? 7 महीने। एंड अदर कॉस्ट 6.5, 7 महीने कितना? अच्छा, ये तो फिर कुछ बच्चों को नजर आ गया होगा। अगली बात जो बताने लगा हूं है 0.5, क्या 0.5? 45.5। अगली बात जो बताने लगा हूं, ये एग्जाम में बैठे हुए लोगों को नहीं समझ आई होगी, और उसकी रीजन एक गैर अखलाकी हरकत भी है। ये 7 महीने समझ आए? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ईच मंथ, आगे ओवर द डेवलपमेंट पीरियड, यानी ये ईच मंथ शुरू कहां से हो रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कि यहां कितना ऐड करना है, वो तो 7 महीने ही करने हैं, लेकिन क्या इससे पहले वाले महीनों में भी हो रही हैं सैलरीज? हाँ जी, तो अप्रैल से पहले भी हो रही है ना, फरवरी से या जनवरी से? फरवरी से। जनवरी में तो रिसर्च थी, डेवलपमेंट तो फरवरी से शुरू हुई है, तो फरवरी और मार्च में ये सैलरी है या जनवरी में भी है? जनवरी में भी है जनवरी में। क्यों? अच्छा, इसका टेक्निकल और लॉजिकल आंसर तो ये है कि डेवलपमेंट की बात की है, तो डेवलपमेंट फेज कब से शुरू हुआ है? फेब से। जनवरी में तो रिसर्च फेज था, तो फरवरी और मार्च होना चाहिए, ये तो है लॉजिकल बात। लेकिन एक चवलिकल बात ये है कि पहली लाइन शुरू कहां से हुई है? पहली लाइन शुरू करें ना, जनवरी से नहीं। पहली लाइन सेंटेंस क्या है? DL
कमेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी। यहां पर अब जो डेवलपमेंट का वर्ड सवाल में यूज कर रहा है ना, बस ये एक अंग्रेजी का वर्ड है कि उसने ये काम डेवलप करना शुरू किया। बोलने में ना ये नहीं कहा जाता कि हम नया फार्मूला रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने लगे, बोला ये जाता है कि हम एक नया फार्मूला डेवलप करने लगे। ये तो IS 38 ने कहा नहीं नहीं ये रिसर्च है, ये डेवलपमेंट है। वैसे अगर बोला जाएगा तो ये कहा जाएगा कि नया फार्मूला डेवलप होने लगा, तो वो इस पूरे काम को एक्चुअली डेवलपमेंट कह रहा था। लेकिन ये एक गैर अखलाकी हरकत है, इतना नहीं होना चाहिए था। तो ये जो इसने इस पूरे काम को डेवलपमेंट कहा है, और वो कैसे पता पूरे काम को डेवलपमेंट कह रहा है, क्योंकि आगे वो ऑन 1 जनवरी कह रहा है, तो इसका मतलब वो सारे काम को डेवलपमेंट बोल रहा है। तो जब सारे काम को डेवलपमेंट बोल रहा है तो ओवर द डेवलपमेंट पीरियड में उसकी मुराद थी जनवरी से। लेकिन हमें उसके दिल की बात कैसे पता चलेगी, तो इसलिए इसका ज्यादा बेहतर आंसर तो फरवरी ही है, लेकिन असली आंसर इसका जो है वो जनवरी ऑनवर्ड है। तो हमने अप्रैल ऑनवर्ड तो यहां शामिल कर दिया, और अब यहां पर खर्चों में बताएंगे कि जो जनवरी फरवरी मार्च की सैलरीज हैं वो एक्सपेंस बनेगी। क्यों? क्योंकि रिसर्च फेज की हैं और डेवलपमेंट में कंडीशन से पहले की। अब आप बताएं इस सवाल में और क्या एतराज है? हाँ, नहीं तो इसका अब एंड कंक्लूजन क्या है? चलो ठीक, स्प्रिंग 21 डन। यार मरने वाले हो गए आप। मैंने तो भी एक सवाल इसका और करना है डिस्कस, उसके बाद डिस्क्लोजर का फॉर्मेट भी लिख के देना है, फिर अल्लाह हाफिज करना है आज ही इंशाल्लाह। आज ही, कल मैं इसका एक सवाल करा दूंगा। अच्छा डिस्कशन बहुत हो गई, एक सवाल और करा रहा हूं, बहुत है फिर डिस्कशन। सारा तो करा दिया मैंने, IS 38 करा दिया। इसके बाद मैं आपको डिस्क्लोजर का फॉर्मेट लिख के दूंगा अभी आज ही इंशाल्लाह, आज ही जी। यस, आज फार्मूला और डिस्क्लोजर का फॉर्मेट लिख के दूंगा, और कल एक फुल फ्लैज सवाल इसका करा के एक आपको दे दूंगा होमवर्क। तो अगर आपका दिल मुतमईन हो गया इन 2 सवालों पे तो बस बहुत है। अगर दिल मुतमईन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पहले कौन से सारे कामों पे दिल मुतमईन होता है। तो एक सवाल बोर्ड पे करा दूंगा, एक होमवर्क दे दूंगा, और फिर अगले टॉपिक की तरफ चहलकदमी शुरू कर देंगे। तो अब आप पढ़ लीजिए ऑटम 21 डिस्कशन का एक और कर लें सवाल, फिर डिस्क्लोजर का फॉर्मेट बना के बोर्ड पे फिर छुट्टी। ऑटम 21 अजवा लिमिटेड पढ़ लें, अजवा लिमिटेड पढ़ लें, ऑटम 21। चलें, जो जाग रहे हैं पढ़ लिया होगा। एक वेबसाइट बनाई है, और ये उन्होंने बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है। उन्होंने खुद ही बता दिया कंडीशंस कब पूरी हो रही हैं, कब हो रही हैं, मई। और रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम कि वेबसाइट की कॉस्ट बना दें, और जिन खर्चों को लिफ्ट नहीं करवानी उसकी वजह बता दें। वेबसाइट की कॉस्ट बनाते हैं, पहला खर्चा। अरे पढ़े ना भाई, फिर ऐसे खत्म नहीं होगा ना। यस, पहला खर्चा। अच्छा मैंने कहा था वो जो पेज दिया था कि इसमें आपको 3-4 दफा पढ़ेंगे तो टर्म्स याद हो जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो होंगी। तो ये मिसाल लिखी हुई थी प्लानिंग फेज के अंदर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करना, ये प्लानिंग फेज का हिस्सा होता है। तो इसको वेबसाइट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, और यहां रीजन में बता देंगे चूंकि ये प्लानिंग फेज का हिस्सा है इसलिए एक्सपेंस बनेगा। हाँ, वैसे भी जनवरी से मार्च का खर्चा है ये, जबकि कंडीशंस कब पूरी हो रही हैं। लेकिन सिर्फ ना ये जनवरी मार्च देख के फैसला नहीं करना, ये आइटम्स का मतलब भी समझना है।
तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करना, ये रिसर्च फेज यानी प्लानिंग फेज में होता है। सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड्स, अब ये महीनों से ही अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि आपको ये महीनों से पता चल रहा है कि जनवरी से जून तक का है, तो हमने लेना है जनवरी से जून नहीं, सिर्फ मई और जून। तो टोटल कितनी है? अब ये है 6 महीने की, तो ये बन गया 1 महीना, उसमें से लेना है मई और जून, और बाकी जो 4 नहीं लेने। वो यहां रीजन बताना है कि चूंकि वो कंडीशंस पूरी होने से पहले की सैलरीज हैं, इसलिए एक्सपेंस बन रहा है। जागो जागो जागो। डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट, कंटेंट डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगा, और महीनों का मसला भी नहीं है, इसलिए कैपिटलाइज ही होगा। कितना है? 7। आगे। हाँ जी, ये क्या है? कैपिटलाइज होगा या कैपिटलाइज होगा? क्यों? अच्छा, जो जून का वर्ड देख के कर रहे हैं ना, नहीं सही नहीं है, जून देख के फैसला नहीं होगा, क्योंकि अगली लाइन में ये बात बदली जाएगी। हाँ जी, सर्च इंजन्स के साथ रजिस्टर कर रहे हैं, बट दुनिया को कैसे पता चलेगा हमारी वेबसाइट है? तो गूगल वालों को बताएंगे तो वो दुनिया वालों को बताएंगे ना, तो हमारी वेबसाइट दुनिया के सामने ही तब आएगी जब हम लोग रजिस्टर करवाएंगे, वरना किसी को कैसे पता हमारी साइट का नाम क्या है? तो इसलिए हम सर्च इंजन्स के साथ रजिस्टर करवा रहे हैं, तो ये वेबसाइट की कॉस्ट में वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, ना ही कराएंगे तो दुनिया को क्या पता है, तो हमारे साथ कबर में चला जाएगा राज। तो इसलिए सर्च इंजन्स के साथ रजिस्टर करवाएंगे, ये वेबसाइट की कॉस्ट में ऐड होगा। होगा? चलें, शुक्रिया। और कितना? 1। अगला खर्चा, हाँ जी, एक्सपेंस है, ये तो जून का है। हाँ जी, अगर जून देख के फैसला करेंगे ना तो आपको एसिड लगेगा, लेकिन अंग्रेजी तो पढ़ें। एनुअल फीस, एनुअल फीस, तो जब हर साल की फीस है तो फिर ये थोड़ी एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, तो इसलिए एनुअल फीस यहां एक्सपेंस बनेगा, और उसकी रीजन ये बताएंगे कि चूंकि ये एनुअल फीस है तो ये तो हर साल का एक्सपेंस है। एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ये एसिड की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, ट्रेनिंग है। फिर आगे, डिस्काउंट ऑफर्स फॉर लॉगिंग ऑन दी वेबसाइट। अच्छा, इसकी मिसाल समझाता हूं। एक नई शॉप शुरू की और कहा जी पहले महीने में जो जो कस्टमर्स हैं उनके लिए हमने गिफ्ट हैम्पर रखे हुए हैं और लकी ड्रॉ रखे हुए हैं, तो ये जो सारे लकी ड्रॉ और गिफ्ट हैम्पर्स हैं ये एक्सपेंस है ना, तो ये वही है कि हमने जो लोग वेबसाइट को लॉग इन करेंगे उनके लिए डिस्काउंट ऑफर्स रखी हैं, तो ये तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल वगैरह है, तो ये एक्सपेंस बनेगा। IAS 38 डिस्कशन वाली बात खत्म। डिस्क्लोजर का फॉर्मेट देख लें, सवाल इसका मैं इंशाल्लाह कल कराता हूं। IAS 38 खत्म, डन। दो सवाल तो होमवर्क कर ही देंगे, जबानी सवाल है यार। 3 कर दें फिर करने तो, चले 3 कर लें, 3। अच्छा, अच्छे बच्चे 3 कर लें, जबानी तो है। अच्छा 2 कर दें भाई, 2 कर दें। एक कर दें स्प्रिंग 2012, स्प्रिंग 2012, स्प्रिंग 2012, 2 तो कर देना यार। स्प्रिंग 2012 और एक कर दीजिए IAS 8 याद है? IAS 8 एरर, और चले नहीं याद तो फिर ऑटम 7 कर दें। एक स्प्रिंग 12 और एक ऑटम 2007 फोकस लिमिटेड। डिस्क्लोजर्स न्यूमेरिकल सवाल है, डिस्क्लोजर्स का सवाल हुआ तो न्यूमेरिकल है और बड़ा सवाल है, 15 नंबर तक का समझ लें, 18 भी हो सकता है, 15 नंबर तक की चीज है ये। ऑटम 20 में आया था आखिरी बार, उसके बाद आया नहीं है, लेकिन दोबारा बिल्कुल आ सकता है। डिस्क्लोजर्स ये न्यूमेरिकल है, ये डिस्कशन नहीं है, न्यूमेरिकल है। IAS 16 वाला एक नोट हुआ करता था और लास्ट टाइम वो टेस्ट भी नहीं हुआ, तो उसमें क्या क्या होता है वही क्या, एक तो बनता है एसेट्स स्केड्यूल, बड़ा सा टेबल, फिर उसके अलावा कुछ और अंग्रेजी के पैराग्राफ जिसमें रिवैल्यूएशन की डिटेल्स होती हैं, फिर अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या वैल्यू होती, बस बिल्कुल इसका भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है।
लेकिन मैं स्केड्यूल का फॉर्मेट दो वजहों से दोबारा बना देता हूं। एक तो ये कि अगर आपने डिफरेंट टीचर से पढ़ा है, हो सकता है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट बताते हो, तो मैं एक मुनासिब फॉर्मेट बता देता हूं, और दूसरी वजह लिखता हूं तो पता चलेगा। नंबर इसका कोई भी चले 9 रख लेते हैं। इनटेंजिबल एसेट का नोट। अब इसमें एक तो बनेगा स्केड्यूल। अच्छा, पीपी के स्केड्यूल में कॉलम क्या होते हैं? वो जो क्लासेस हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है, और इसकी मिसालें लिख रहा हूं एक दो। जैसे लाइसेंस हो सकता है, ब्रांड कर लेते हैं, और डेवलपमेंट कॉस्ट कर लें, और ये मैंने लिखी हैं मिसालें। मेन चीज याद रखने वाली बात क्या है कि ये क्या है? कॉलम्स, क्लासेस। तो जितनी क्लासेस है सवाल में उतने कॉलम आ गए। और स्केड्यूल में क्या होता है? अच्छा, वैसे मैं ना दो सेक्शन बनाता हूं, एसिड का अलग, एक्यूमुलेटेड का अलग। कुछ टीचर वैसे नेट भी बना रहे होते हैं, अलग अलग ही पढ़ा है ना, तो अलग अलग ही पढ़ लें। तो उसमें एक पोर्शन होता है एसिड का, कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट लिख लें वो भी ठीक है, या फिर लिख लें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। और इसमें क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22 कर लें, और एडिशंस। अच्छा, इसमें ना IAS 16 से एक फर्क ये है, मैं स्केड्यूल का पूरा फॉर्मेट तो लिख ही रहा हूं रिवीजन के लिए, अदरवाइज एक नई बात यह है कि IAS 16 में यहां बस एडिशन होता था। यहां पर ना एडिशन तो बताना है, लेकिन एडिशन के टुकड़े भी बताने, यानी यह भी बताना है कि इनटेंजिबल एसेट हमारे पास क्यों डेबिट हुआ। इसलिए डेबिट हुआ कि हमने खरीदा था, इसलिए डेबिट हुआ कि हमने खुद बनाया था, इसलिए डेबिट हुआ कि हमने इसको बिजनेस खरीदने की वजह से बनाया था, और चौथी चीज थी गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन वो ना IAS में लिखा नहीं, सिर्फ 3 बातें लिखी हुई, तो इसलिए मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट से मिला हुआ तो वो भी यहां लिखेंगे। तो IAS में ये 3 नाम लिखे हुए हैं कि एडिशंस का ये ब्रेकअप बताना है। तो ये IAS 16 से एक डिफरेंट चीज है कि इसमें एडिशंस को तोड़ के बताना है अलग अलग। एडिशंस तो ये हैं, लेकिन किस रास्ते से एडिशन है तो ये अलग अलग बताने पड़ेंगे। जो जिससे भी है ना उसको उस वाली लाइन में लिख देंगे, है ये एडिशन, लेकिन इनमें से कौन सा वाला है वो लिखेंगे। और क्या आता है? एडिशन, डिस्पोजल, बाकी बातें सारी वही हैं। बना दो फॉर्मेट पूरा के बाकी वही है क्या? बना, चलिए जी बना देते हैं। डिस्पोजल, और क्या आता है? रिवैल्यूएशन। अच्छा, इसमें भी ना कुछ टीचर्स जो है वो एक लाइन पढ़ाते हैं, मैं इसकी 2 लाइनें पढ़ाता हूं, तो मैं इसलिए दोनों ही बता देता हूं। एक एलिमिनेशन की लाइन अलग, उससे जरा हिसाब रखना आसान हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन। ट्रांसफर इसमें नहीं है, उसमें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आ जा रहा था ना, इसमें नहीं है कहीं। इसी से आगे चल रहा हूं। रीवैल्यूएशन की लाइन, और क्या होता है? बस क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22। ये हो गया एसेट का सेक्शन। फिर होता है एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट का सेक्शन। इसमें क्या लिखेंगे? बैलेंस ओपनिंग वाला, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22, और amortization for the year, impairment loss for the year, और disposal। रिवैल्यूएशन है तो उसकी एलिमिनेशन, और क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22, और इन दोनों का नेट
नेट कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 22। और हाँ, वो 3 लाइनें और लिखते हैं। डेप्रिसिएशन का मेथड, यूजफुल लाइफ या रेट, और वो जो कॉस्ट मॉडल है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है, वो 3 बातें भी आएंगी। और मॉडल कौन सा है, ये 3 बातें भी आया करती हैं। ये भी होता है। ये बिल्कुल वही स्केड्यूल है, फर्क सिर्फ क्या पड़ा कि एडिशंस को तोड़ के बताना होता है। अच्छा, इसके अलावा स्केड्यूल के अलावा कुछ अंग्रेजी के पैराग्राफ होते थे, जैसे रिवैल्यूएशन की डिटेल कि आखिरी बार कब हुआ था, कितने पे हुआ था, आखिरी रिवैल्यूएशन की डिटेल। और वो जो कॉस्ट मॉडल की एक बात बताते थे कि कॉस्ट मॉडल होता तो क्या होता, हेड कॉस्ट मॉडल। ये इतनी बात काफी है। वो जो हेड कॉस्ट मॉडल होता तो ये पता है सबको कि नहीं। कैरिंग अमाउंट बताते हैं, अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो ये बताया जाता है कि अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या होता। और क्या लिखते हैं, मूवमेंट इन सरप्लस होती है। तो ये तो हो गया सारा का सारा वही IAS 16 जैसा। ये क्या होता है, ओपनिंग, रिवैल्यूएशन जो फॉर द ईयर हुई, जो ट्रांसफर हुआ, और क्लोजिंग। तो एक तो IAS 38 में सब यही है, सिर्फ एडिशंस का फर्क है। और एक और चीज फर्क है, एक अंग्रेजी का पैराग्राफ आएगा, चूंकि नया है तो इसलिए मैं पूरी अंग्रेजी लिख देता हूं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अमाउंटिंग ₹2 इतना हैव बीन recognized as expense during the year। तो IAS 38 में एक और अंग्रेजी बतानी होगी कि इस साल में कितना R&D है जो एक्सपेंस बनाया है, वो यहां एक अंग्रेजी लिख के बताना होता। ये होता है IAS 38 का नोट। कल इसका एक सवाल करा के और बाकी होमवर्क दे दूंगा और अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।